लेखक बताते हैं कि हॉबिट्स छोटे लोग हैं, आकार में लगभग आधे इंसानों के, पैरों पर घने बाल, गोल पेट और अच्छे भोजन, आराम और सुरक्षा के शौकीन हैं। हालांकि कुछ हॉबिट घरों में रहते हैं, वे पारंपरिक रूप से जमीन में बने गड्ढों में रहते हैं। छेद सीलनदार और बदबूदार नहीं हैं, बल्कि आरामदायक भूमिगत आवास हैं, जिनमें जमीन के ऊपर के समकक्षों की सभी सुविधाएं हैं। बिल्बो बैगिंस के नाम से जाने जाने वाले हॉबिट के कब्जे वाले छेद को बैग एंड कहा जाता है। यह एक पहाड़ी के नीचे एक छोटे से गांव में बसा हुआ, आरामदायक फर्नीचर और अच्छी तरह से भंडारित रसोई घर के साथ एक काफी सुखद आवास है। बिल्बो की वंशावली हॉबिट मानकों के अनुसार कुछ हद तक महान है। उनके पिता संपन्न पारंपरिक बैगिंस परिवार से थे, लेकिन उनकी मां टूक से थी, जो एक अमीर सनकी परिवार था, जो रोमांच पर जाने की अपनी गैर शौकिया प्रवृत्ति के लिए कुख्यात था। हालांकि खून बहाने के बावजूद बिल्बो घर पर रहना और शांत जीवन जीना पसंद करता है। जिस दिन कहानी शुरू होती है, बिल्बो अपने सामने वाले दरवाजे के बाहर पाइप का आनंद ले रहा होता है। तभी एक लंबा लबादा और लाठी वाला एक बूढ़ा आदमी आता है। बूढ़े व्यक्ति द्वारा अपना परिचय देने के बाद बिल्बो ने उसे जादूगर गैंडाल्फ के रूप में पहचाना, जिसने हॉबिटन में छुट्टियों पर शानदार आतिशबाजी का प्रदर्शन किया है। लेकिन बिल्बो अभी भी बूढ़े जादूगर को संदेह भरी नजर से देखता है। जब गैंडाल्फ पूछता है कि क्या बिल्बो को किसी साहसिक यात्रा पर जाने में दिलचस्पी होगी, तो बिल्बो इनकार कर देता है और तुरंत माफ कर देता है। वह जादूगर को कुछ समय के लिए चाय पर आने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन केवल इसलिए ताकि वह असभ्य न लगे। वास्तव में वह गैंडाल्फ और उसके कारनामों से कोई लेना देना नहीं चाहता है। जब अगली दोपहर दरवाजे की घंटी बजती है, तो बिल्बो को लगता है कि यह गैंडाल्फ है। उसे आश्चर्य हुआ। ड्वालिन नाम का एक बौना उसे धक्का देकर आगे निकल गया और तुरंत खाने के लिए बैठ गया। जल्द ही अन्य बौने आने शुरू हो जाते हैं और जैसे ही बिल्बो का साफ सुथरा छोटा घर बौनों से भर जाता है, बिल्बो तेजी से भ्रमित और परेशान हो जाता है। अंत में गैंडाल्फ प्रमुख बौने थोरिन के साथ आता है। 13 बौने और जादूगर अंततः अपने व्यवसाय पर चर्चा करने से पहले बिल्बो की पेंट्री को लगभग साफ कर देते हैं। यह जल्द ही स्पष्ट हो जाता है कि गैंडाल्फ ने बिल्बो को उनके साहसिक कार्य में बौनों के लिए चोर बनने के लिए स्वेच्छा से तैयार किया है। हॉबिट विरोध करता है और बौने शिकायत करते हैं कि नरम छोटा हॉबिट उनके साहसिक कार्य के लिए उपयुक्त नहीं लगता है। हालांकि गैंडाल्फ निश्चित है कि बिल्बो उपयोगी है और इस बात पर जोर देता है कि हॉबिट में जो दिखाई देता है उससे कहीं अधिक है। जादूगर फिर एक महान पर्वत का एक पुराना नक्शा लाता है और एक रहस्यमय गुप्त प्रवेश द्वार की ओर इशारा करता है, एक दरवाजा जिसकी चाबी थोरिन के पास है। बिल्बो पूरे अभियान के बिंदु के बारे में कुछ स्पष्टीकरण की मांग करता है। थोरिन बताते हैं कि उनके दादा थ्रोर ने मानचित्र पर दिखाए गए पहाड़ पर खनन किया और सोने और रत्नों के भंडार की खोज की। थोर फिर माउंटेन के नीचे राजा बन गया, लेकिन उसके शानदार खजाने ने अवांछित ध्यान आकर्षित किया। जल्द ही ड्रैगन स्मॉग आया और थ्रोर के सभी लोगों को मार डाला या तितर बितर कर दिया। तब से ड्रैगन खजाने की रखवाली कर रहा है। थोरिन और बौने अपनी उचित विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए निकले हैं, भले ही वे इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि स्मॉग मिलने पर उसके साथ क्या किया जाए। बिल्बो को संदेह है कि बौने चाहते हैं कि वह ड्रैगन को मारने में भूमिका निभाए। हालांकि उसका बैगिंस पक्ष अपने पाइप के साथ घर पर बैठने से बेहतर कुछ नहीं चाहेगा, लेकिन उसके अंदर का प्रभाव साहसिक कार्य के बारे में उसकी जिज्ञासा को बढ़ाता है और वह ड्रैगन और खजाने और महान लड़ाइयों की कहानियों से अनिच्छा से उत्साहित होता है। मानचित्र को देखने और कंपनी के साथ साहसिक कार्य पर चर्चा करने के बाद हॉबिट अपने सभी मेहमानों के लिए बिस्तर बनाता है और फिर परेशान सपनों में रात बिताता है। गैंडाल्फ की यात्रा के बाद बिल्बो सुबह काफी देर से उठा। वह आश्चर्यचकित है और थोड़ी राहत महसूस कर रहा है, यह देखकर कि बौने उसके बिना चले गए हैं।
वह शांत नाश्ता करने के लिए बैठा ही था कि गैंडाल्फ प्रवेश करता है और उसे बाय वाटर में ग्रीन ड्रैगन इन में ले जाता है, जहां थोरिन और बाकी बौने अपनी यात्रा शुरू करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही वे मुख्य सड़क पर पूर्व की ओर जाते हैं, बिल्बो अपना दूसरा नाश्ता खत्म किए बिना या उचित तैयारी किए बिना जाने से नाराज हो जाता है। बारिश होने लगती है। शाम ढलने तक पूरी कंपनी थक चुकी होती है, भूखी होती है, डेरा डालने के लिए तैयार होती है और दिन की शुरुआत में गैंडाल्फ के रहस्यमय ढंग से गायब होने से परेशान हो जाती है। अचानक उन्हें दूर से आग की रोशनी जैसा कुछ दिखाई देता है। वे इसकी जांच करने के लिए करीब आते हैं और बिल्बो को चोर के रूप में अपने पहले आधिकारिक कार्य में आगे भेजा जाता है। जैसे ही वह जंगल में एक साफ जगह के पास पहुंचता है, बिल्बो देखता है कि 3 विशाल ट्रॉल आग के चारों ओर बैठे हैं और मटन खा रहे हैं। बिल्बो ट्रॉल्स के मनी पर्स में से एक को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वे शोर सुनते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। ट्रॉल्स लगभग कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन वे क्रोधी और मंदबुद्धि भी होते हैं। वे बिल्बो से पूछताछ करने के तरीके के बारे में लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। हंगामा बौनों को आकर्षित करता है, जो एक एक करके सफाई के लिए आते हैं। ट्रॉल्स पेड़ों में छिपने के लिए लड़ना बंद कर देते हैं और प्रत्येक आने वाले बौने के ऊपर एक बोरी फेंक देते हैं। जल्द ही उन्होंने बिल्बो को छोड़कर सभी को बांध लिया, जिसे वे भूल गए थे। ट्रोल तुरंत बौनों को पकाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी एक आवाज, जो ट्रोलों में से एक की तरह लगती है, बहस शुरू कर देती है और तीनों ट्रोल फिर से लड़ने लगते हैं। ये लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है, जब तक ट्रोल्स को पता नहीं चलता कि सुबह होने वाली है। सूरज क्षितिज पर झांकता है और सभी ट्रोल्स जम जाते हैं। सूरज की रोशनी ट्रोल्स को पत्थर में बदल देती है। गैंडाल्फ फिर विजयी होकर समाशोधन में कदम रखता है। वह बौनों को गुमराह करने और ट्रोल्स को सुबह तक बहस कराते रहने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल कर रहा था। वह और बिल्बो बौनों को छोड़ देते हैं, जो हिल जाते हैं, लेकिन अन्यथा सुरक्षित रहते हैं। आसपास खोजने पर उन्हें ट्रोल्स की गुफा और कई अच्छी तरह से तैयार किए गए हथियार मिलते हैं, जिन्हें वे अपने दर्द के भुगतान के रूप में लेते हैं। जैसे ही कंपनी अगली सुबह रवाना होती है, गैंडाल्फ बताते हैं कि उन्होंने अपने रास्ते में आखिरी सुरक्षित पड़ाव तक सड़क की जांच कर ली है। यह पड़ाव रिवेंडेल है, जो कल्पित बौनों का एक शहर है, जो मिस्टी पर्वत की तलहटी के पास जंगली किनारे के ठीक पर स्थित है, जिसे कंपनी को पार करना होगा। जैसे ही कंपनी रिवेंडेल के पास पहुंचती है, कई कल्पित बौने उनके पास आते हैं और उन्हें खाने और आराम करने के लिए वापस आमंत्रित करते हैं। अपने प्रवास के दौरान वे महान प्रमुख योगिनी एलरोनड से मिलते हैं, जो एक योद्धा के समान शक्तिशाली, एक जादूगर के समान बुद्धिमान, बौनों के राजा के समान आदरणीय और समर के समान दयालु है। एलरोंड कंपनी के नए हथियारों और थोरिन के पहाड़ के नक्शे पर पाए गए प्राचीन रून्स या चिन्हों की व्याख्या कर सकता है। वह उन्हें बताता है कि ट्रॉल्स से ली गई तलवारें कल्पित बौने और भूतों के बीच हुए महान युद्धों के प्रसिद्ध भूत हथियारे हैं। गैंडाल्फ की तलवार को ग्लैमड्रिंग कहा जाता है और थोरिन की तलवार को ऑनर क्रिस्ट कहा जाता है। थोरिन के मानचित्र पर एलरोनड चंद्रमा अक्षरों को पढ़ने में सक्षम है। लेखन केवल उचित चरण में चंद्रमा की रोशनी में दिखाई देता है, जो वर्णन करता है कि लोनली माउंटेन पर गुप्त प्रवेश द्वार कैसे खोजा जाए। हालांकि वे संदेश से हैरान हैं, लेकिन जब वे रिवेंडेल से प्रस्थान करते हैं तो समूह उच्च आत्माओं में होता है। हर कोई अच्छी तरह से आराम कर चुका है और आगे की राह के लिए तैयार है। बिल्बो और कंपनी मिस्टी पर्वत पर आगे बढ़ते हैं। एलरोनड और गैंडाल्फ की सलाह के लिए धन्यवाद। वे कई मृत अंत ट्रेल्स और ड्रॉप ऑफ के बीच पर्वत श्रृंखला पर एक अच्छा मार्ग ढूंढने में सक्षम हैं। फिर भी चढ़ाई लंबी और जोखिम भरी है। अचानक एक तेज तूफान आता है, जिससे उन्हें आश्रय ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सौभाग्य से 2 बौनों, फिली और किली, को पहाड़ के एक किनारे पर एक गुफा मिल गई। वे टट्ठुओं को लाते हैं और रात के लिए डेरा बनाते हैं।
आधी रात में बिल्बो चौंक कर उठता है और देखता है कि टट्टू गुफा की दीवार में खुली एक बड़ी दरार में फंस गए हैं। वह चिल्लाता है और दर्जनों भूत कूदकर बाहर आ जाते हैं, जो गैंडाल्फ को छोड़कर कंपनी के प्रत्येक सदस्य को बांध देते हैं और ले जाते हैं, जिसे बिल्बो की चिल्लाहट से पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। भूत बॉनो और हॉबिट को पहाड़ के नीचे एक विशाल कक्ष में ले जाते हैं, जहां महान भूत बैठता है। वह जानना चाहता है कि यात्री उसके पहाड़ में क्या कर रहे हैं। थोरिन तूफान के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन भूतों में से एक वह तलवार सामने लाता है जो थोरिन ने ट्रॉल्स से ली थी, जिसे पकड़े जाने पर वह अपने साथ ले जा रहा था। यह तलवार ऑर्क्रिस्ट भूत क्लीवर भूतों के बीच प्रसिद्ध है। भूत गुस्से में आ जाते हैं और महान भूत थोरिन को खाने के लिए उस पर झपट पड़ते हैं। अचानक गुफा को रोशन करने वाली मशालें बुझ जाती हैं और कक्ष के बीच में लगी भीषण आग अपनी चिंगारी भूतों पर फेंक देती है। अंधेरे और भ्रम में एक बड़ी तलवार चमकती है और महान भूत पर हमला करती है। तभी एक आवाज बंदियों को गुफा से बाहर निकालती है। यह गंडालफ है जो बॉनो को रास्तों से होते हुए पहाड़ की गहराई में ले जाता है। भूत तेजी से उनका पीछा करते हैं और एक भूत बौने डोरी को पकड़ लेता है, जो बिल्बो को अपनी पीठ पर ले जा रहा है। बिल्बो गिर जाता है, उसका सिर जमीन पर टकराता है और वह बेहोश हो जाता है। जब बिल्बो को होश आता है तो उसे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। फर्श पर इधर उधर महसूस करते हुए उसे एक अंगूठी दिखाई देती है, जिसे वह अपनी जेब में रख लेता है। उसे पता नहीं है कि बाकी कंपनी कहाँ है या निकास किस दिशा में है। जिस रास्ते पर उसे लगता है कि वह बॉनो के साथ यात्रा कर रहा था, उसे चुनते हुए वह जल्द ही एक भूमिगत झील के पार पहुंच जाता है। वहां उसे गोलम नाम का एक अजीब प्राणी मिलता है। जब गोलम बिल्बो को इधर उधर घूमते हुए देखता है, जाहिर तौर पर खोया हुआ, तो उसे दिलचस्पी होती है और वह थोड़ा भूखा होता है, इसलिए वह हॉबिट के पास जाता है। गोलम की फुसफुसाहट की आवाज सुनकर बिल्बो अपनी तलवार लहराता है। गोलम तलवार से लड़ना नहीं चाहता, इसलिए वह एक पहेली खेल का प्रस्ताव रखता है। यदि गोलम की पहेली बिल्बो को रोक देती है तो वह बिल्बो को खा जाएगा, लेकिन यदि बिल्बो की पहेली गोलम को रोक देती है तो गोलम बिल्बो को पहाड़ से बाहर का रास्ता दिखा देगा। बिल्बो के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वे एक दूसरे से फेलियां पूछना शुरू कर देते हैं। अंत में बिल्बो थोड़ी चालाकी से जीत जाता है। जो अंगूठी उसे मिली थी उसका जिक्र करते हुए वह पूछता है, मेरी जेब में क्या है? और गोलम सही उत्तर का अनुमान नहीं लगा सकता। हालांकि गोलम का इरादा अपने भोजन को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देने का है। वह अपनी कीमती सोने की अंगूठी लेने के लिए झील के बीच में अपने द्वीप पर जाता है, जो पहनने वाले को अदृश्य कर देती है। वही अंगूठी जो बिल्बो को मिली थी। अंगूठी ढूंढने में असमर्थ गोलम को हॉबिट पर इसे चुराने का संदेह होता है और वह गुस्से में उस पर दौड़ता है। केवल भाग्य के कारण बिल्बो रिंग पर फिसल जाता है और गोलम उसके ठीक पीछे दौड़ता है। रिंग की शक्ति को महसूस करते हुए बिल्बो गोलम का पीछा करता है, जो यह सोचकर बाहर निकलने की ओर बढ़ता है कि बिल्बो उससे आगे है। जब गोलम निकास के निकट पहुंचता है तो वह रुक जाता है, क्योंकि उसके चारों ओर भूतों की भीड़ होती है। बिल्बो उसके ऊपर से छलांग लगाता है। रिंग की वजह से बिना ध्यान दिए भूतों के पीछे से भागता है और बमुश्किल दरवाजे से आज़ादी और ताज़ी हवा में प्रवेश कर पाता है। भूतों से भागते हुए और अभी भी अदृश्य है अंगूठी की बदौलत बिल्बो पीछे मुड़कर देखता है और महसूस करता है कि वह मिस्टी पर्वत के दूसरी ओर पहुंच गया है। सुरंगें उसे पूरे रेंज में ले गईं। चलते चलते उसकी मुलाकात गैंडाल्फ और बॉनो से होती है, जो बस यही सोच रहे थे कि क्या उन्हें उसके बिना चले जाना चाहिए। हॉबिट रिंग से फिसल जाता है और उन्हें आश्चर्यचकित कर देता है और फिर बताता है कि वह पहाड़ से बाहर कैसे निकला। हालांकि वह जादुई अंगूठी की अपनी खोज और गोलम और भूतों से बचने में इसकी भूमिका का उल्लेख करने से बचते हैं। गैंडाल्फ ने कंपनी से फिर से आगे बढ़ने का आग्रह किया, क्योंकि केवल सूरज की रोशनी ही भूतों को उनके पीछे आने से रोक रही है।
समूह जहां उन्होंने रहने की योजना बनाई थी उससे थोड़ा उत्तर की ओर है और उनके लिए पार करना कठिन देश है। जब वे पेड़ों के झुरमुट से गुजरते हैं तो शाम हो जाती है। अचानक उन्हें भेड़ियों की चीख सुनाई देती है और उनके पास पेड़ों की ओर भागने का समय ही नहीं होता, इससे पहले कि भेड़िए उन पर हमला कर दें। ये जानवर वास्तव में भेड़िया जैसे प्राणी हैं जिन्हें वार्ग कहा जाता है। वार्ग भूतों के सहयोगी हैं और वे भूतों को तुरंत स्थिति के बारे में सूचित कर देते हैं। भूत आने लगते हैं और कंपनी की दुर्दशा पर हंसते हुए पेड़ों के नीचे आग जलाते हैं जिनमें गैंडालफ, बौने और बिल्बो छिपे हुए हैं। गैंडालफ भूतों पर हमला करने की तैयारी करता है, यह आशा करते हुए कि वे उसे मारने से पहले जितना संभव हो उतने लोगों को मार डालेंगे। कंपनी के लिए सौभाग्य से ईगल्स के भगवान ने पहाड़ों में अपने निवास स्थान से हलचल देखी है। कई अन्य बाजों के साथ वह झपट्टा मारता है, फंसे हुए यात्रियों को उठाता है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। चील गंडाल्फ के मित्र और भूतों के शत्रु हैं। वे थके हुए यात्रियों को भोजन और आराम उपलब्ध कराने में प्रसन्न होते हैं, जो फिर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। एक बार फिर गैंडाल्फ ने यह घोषणा करके कंपनी को निराश किया कि उसे छोड़ना होगा। हालांकि उनका कहना है कि वह उन्हें भोजन और टट्टुओं को खोजने में मदद करने के लिए काफी समय तक रुकेंगे ताकि वे लोनली माउंटेन से पहले आखिरी बड़ी बाधा मिर्कवुड के माध्यम से अपना रास्ता बना सकें। वह उन्हें बर्न के घर तक ले जाता है। बर्न एक आधा आदमी आधा भालू प्राणी है जिसका मिर्कवुड के बाहर जंगल के बीच में एक बड़ा लकड़ी का घर है। गैंडाल्फ एक समय में कुछ बौनों को बियॉर्न के घर ले जाता है ताकि वह चौंक न जाए। वह बियॉर्न को पहाड़ में उनके साहसिक कार्य की कहानी बताता है। गैंडाल्फ की कहानी बियॉर्न को बहुत चकित करती है क्योंकि वह भूतों से घृणा करता है जो प्रकृति के दुश्मन हैं। बियॉर्न कंपनी को अत्यंत आवश्यक भोजन और आवास प्रदान करता है। वह कुछ खोजबीन भी करता है और पाता है कि वार्ग और भूतों ने उन बौनों और जादूगर को खोजने के लिए एक आक्रमण दल तैयार किया है जिन्होंने उनके नेता ग्रेट भूत को मार डाला था। इस हमले से बचने के लिए बियॉर्न ने सिफारिश की है कि समूह मिर्कवुड के माध्यम से उत्तरी पास एल्फ पथ ले जो उन्हें लोनली माउंटेन के पास लाएगा। यह विकल्प भूतों को कंपनी के रास्ते से हटा देगा और उन्हें खतरनाक दक्षिणी दर्रे को बायपास करने की अनुमति देगा। उत्तरी दर्रा भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, इसलिए बियॉर्न बार बार अपने मेहमानों को रास्ते से कभी न भटकने की चेतावनी देता है। बियॉर्न समूह को भोजन और टट्टू प्रदान करता है ताकि उन्हें रास्ते की शुरुआत में गेट तक ले जाया जा सके। हालांकि वहां से उन्हें टट्टुओं को वापस करना होगा और पैदल यात्रा करनी होगी। जब वे रास्ते पर पहुंचते हैं तो गंडालफ भी चला जाता है, अपने दोस्तों को शुभकामनाएं देता है और उन्हें याद दिलाता है कि वे कभी भी रास्ते से न भटकें। मिर्कवुड में अंधेरी चीजें छिपी हैं जिनके बारे में जादूगर को भी पता नहीं है। उस नोट पर बौने और हॉबिट जंगल में उतर जाते हैं। मिर्कवुड के अंधकारमय जंगल में प्रवेश करते ही बिल्बो और बौनों पर अंधेरा छा जाता है। अजीब आंखें पेड़ों से उन्हें देखती हैं। जल्द ही समूह दिन से रात नहीं बता सकता। हर कोई केवल घुटन भरे अशुभ जंगलों से बाहर निकलने के बारे में ही सोच सकता है, लेकिन इसका कोई अंत नजर नहीं आता। कुछ दिनों के बाद वे एक ऐसी धारा के पास आते हैं जिसे बियॉर्न ने उन्हें न छूने की चेतावनी दी थी। वे वहां पहले से ही बंधी हुई नाव का उपयोग करके पार करते हैं, लेकिन एक बौना बॉम्बुर उसमें गिर जाता है और उसे कई दिनों तक नींद में डाल दिया जाता है। पार्टी के बाकी सदस्य उसे ढोने के लिए मजबूर हैं। भूखे, थके और डरे हुए वे निराश होने लगते हैं। एक रात उन्हें पेड़ों में रोशनी की टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है और वे बर्न और गैंडालफ की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए रास्ता छोड़ देते हैं और रोशनी की ओर बढ़ जाते हैं। वे कल्पित बौनों को आग के चारों ओर बैठे दावत करते और गाते हुए देखते हैं। हालांकि जैसे ही वे खुले मैदान में घुसते हैं, रोशनी बुझ जाती है और बौने और बिल्बो मुश्किल से एक दूसरे को ढूंढ पाते हैं। यही बात 2 बार और घटित होती है। आखिरी मौके पर हर कोई अलग हो जाता है।
अंधेरे में एक दूसरे को ढूंढने में असमर्थ हो जाता है। जल्द ही बिल्बो ने आवाजें सुनना बंद कर दिया और थक कर सोने के लिए एक पेड़ के सहारे झुक गया। जब बिल्बो जागता है तो उसके पैर चिपचिपे धागे से बंधे होते हैं और एक विशाल मकड़ी उसकी ओर बढ़ रही होती है। वह अपनी तलवार निकालकर अपने पैरों को काटता है और मकड़ी को मार डालता है। जीत से उत्साहित होकर उसने अपनी तलवार को एक नाम दिया, स्टिंग। फिर वह बौनों की तलाश में निकल पड़ता है। वह भयभीत हो गया जब उसने पाया कि वे सभी एक पेड़ से लटक रहे हैं, शाखाओं के ऊपर बैठी कई मकड़ियों के जाल में बंधे हुए हैं। बिल्बो मकड़ियों पर कुछ पत्थर मारता है और फिर चिल्लाकर उन्हें बौनों से दूर ले जाता है। सौभाग्य से वह पूरे समय अंगूठी पहने रहता है, इसलिए मकड़ियां उसे ढूंढ नहीं पाती। मकड़ियों को दूर ले जाने के बाद बिल्बो पीछे खिसक जाता है और बौनों को मुक्त कर देता है, लेकिन मकड़ियां जल्द ही लौट आती हैं और बौने मकड़ियों के जहर से कमजोर होकर अदृश्य बिल्बो की सहायता से भी मुश्किल से उनसे लड़ सकते हैं। जब स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक दिखती है तो मकड़ियां अचानक पीछे हट जाती हैं और कंपनी को पता चलता है कि वे स्वयं कल्पित बौने द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थानों में से एक में पीछे हट गए हैं। वहां वे अपनी अगली कार्रवाई पर विचार करने के लिए आराम करते हैं। एक क्षण बाद उन्हें भय के साथ एहसास हुआ कि थोरिन गायब है। दूसरों को बताए बिना थोरिन को कल्पित बौने ने बंदी बना लिया था। जब उसने मकड़ी के हमले से पहले समाशोधन में कदम रखा था। कल्पित बौने लकड़ी के कल्पित बौने हैं जो अच्छे हैं लेकिन अजनबियों पर संदेह करते हैं। एल्वेनकिंग ने थोरिन से उसकी यात्रा के बारे में सवाल किया। जब थोरिन ने यह बताने से इनकार कर दिया कि कंपनी कहां जा रही है, तो कल्पित बौने उसे कालकोठरी में फेंक देते हैं, लेकिन वे उसे खाना खिलाते हैं और क्रूर नहीं होते। हम बिल्बो और बाकी बौने मकड़ियों से बच निकलने के तुरंत बाद उन्हें लकड़ी के बौनों की एक कंपनी ने घेर लिया और आंखों पर पट्टी बांधकर एल्वेनकिंग के हॉल में ले आए। बिल्बो अभी भी अपनी अंगूठी पहने हुए है, उसका पता नहीं चल पाया है। अन्य बौनों को राजा के सामने लाया गया और पूछताछ की गई। थोरिन की तरह उन्होंने इस डर से स्मॉग से खजाना वापस पाने की अपनी योजना का खुलासा करने से इनकार कर दिया कि कल्पित बौने हिस्सा मांगेंगे। थोरिन की तरह बौनों को भी कालकोठरी में डाल दिया जाता है। इस बीच बिल्बो पकड़े गए बौनों का पीछा करते हुए हॉल के माध्यम से अदृश्य रूप से चलता है। उनकी कोशिकाओं में बौनों से फुसफुसाता है और भागने की साजिश रचता है। कल्पित बौने लेक टाउन के लोगों के साथ बैरल के माध्यम से सामान का आदान प्रदान करते हैं, जो कल्पित बौने के आवास के नीचे बहने वाली नदी पर तैरते हैं। खाली बैरल एक भंडार कक्ष से वापस नदी में तैरते हुए भेज दिए जाते हैं। स्टोर रूम में बिल्बो एक गार्डमैन को झपकी लेते हुए पकड़ लेता है। वह गार्डमैन की चाबियां चुराता है, बौनों को मुक्त करता है और अपनी योजना को क्रियान्वित करता है। वह कल्पित बौनों के लौटने से ठीक पहले प्रत्येक बौने को एक खाली बैरल में पैक करने में मदद करता है और बैरल को नदी में बहा देता है। फिर अभी भी अदृश्य वह एक खाली बैरल पर चढ़ जाता है। जाल के दरवाजे खुलते हैं और बौने तेजी से नदी के किनारे लेक टाउन की ओर निकल जाते हैं। शीर्ष पर एक हॉबिट और अंदर 13 बौनों के साथ बैरल नदी के नीचे और मिर्कवुड जंगल से बाहर बहते हैं। उत्तर की ओर देखने पर बिल्बो समूह का अंतिम गंतव्य लोनली माउंटेन देखता है। हालांकि कुछ समय के लिए नदी उन्हें लेक टाउन की ओर ले जाती है। इसका वैकल्पिक नाम एसगारोथ अध्याय में उल्लिखित है 12। लेक टाउन एक मानव शहर है जो लोनली माउंटेन के दक्षिण में लॉन्ग लेक पर बना है। लेक टाउन में जब शहर से नावें बाहर आती हैं और फ्लोटर्स की ओर रस्सियां डालती हैं तो बैरल को किनारे पर लाया जाता है, और जब लोग दूर होते हैं तो बिल्बो अपने साथियों को बैरल से मुक्त कर देता है। हर कोई बच गया है, लेकिन वे तंग, गीले और भूखे हैं। थोरिन उद्देश्य की एक नई भावना से भरा हुआ गर्व से टाउन हॉल तक जाता है और लेक टाउन के मास्टर को घोषणा करता है कि वह पहाड़ के नीचे के राजा का वंशज अपनी विरासत का दावा करने के लिए वापस आ गया है। नगर के लोग आनंदित होते हैं। उन सभी ने कहानियां सुनी हैं
कि स्मॉग के आने से पहले जब पहाड़ के नीचे राजा शासन करता था तो नदी में सोना कैसे बहता था। वे बौनों और यहां तक कि बिल्बो के साथ भी राजाओं जैसा व्यवहार करते हैं। एक पखवाड़े के बाद कंपनी फिर से मजबूत और उत्सुक है। हालांकि उन्हें अभी भी पता नहीं है कि ड्रैगन से कैसे निपटना है, थोरिन को लगता है कि वे अब और इंतजार नहीं कर सकते। वह लेक टाउन के मास्टर से नावें, घोड़े और प्रावधान प्राप्त करता है और कंपनी लोनली माउंटेन की ओर बहने वाली नदी की स्थापना करती है। जैसे जैसे वे लोनली माउंटेन की तलहटी के पास पहुंचते हैं, भूमि धूमिल और बंजर हो जाती है। स्मॉग द्वारा सारी हरियाली और अन्य जीवित पत्ते जला दिए गए हैं। जब वे पहाड़ की तलहटी में पहुंचते हैं तो बिल्बो और 3 बौनों को दक्षिण की ओर मुख्य प्रवेश द्वार की जांच करने के लिए भेजा जाता है। प्रवेश द्वार बहुत खतरनाक दिखता है। यह वह द्वार है जिसका उपयोग स्मॉग करता है। इसलिए कंपनी अपने मानचित्र पर वर्णित गुप्त दरवाजे की खोज करने का निर्णय लेती है, जो पहाड़ के पश्चिम की ओर है। घंटों की खोज के बाद बिल्बो अंततः एक चट्टान के साथ एक संकीर्ण मार्ग का पता लगाता है, जो पहाड़ के किनारे एक सपाट चिकने हिस्से की ओर जाता है। हालांकि पैच दरवाजा होना चाहिए, बौनों को इसे खोलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि वे उस संदेश को भूल गए हैं जो एलरोनड ने मानचित्र से पढ़ा था। बौने दरवाजे पर गैंती और कुल्हाड़ियों से प्रहार करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वे हतोत्साहित हो जाते हैं। एक शाम बिल्बो दरवाजे के बाहर बैठा है, विचारों में खोया हुआ है। तभी एक थ्रश पास में आता है और अपनी चोंच से एक घोंघे को पत्थर से टकराना शुरू कर देता है। अचानक हॉबिट को मानचित्र पर पहेली याद आती है। वह तुरंत अन्य बौनों को दरवाजे के पास इकट्ठा करता है और वे सूरज को धीरे धीरे डूबते हुए देखते हैं। सूरज की आखिरी रोशनी के साथ एक किरण दरवाजे के एक हिस्से पर पड़ती है और वहां एक चट्टान गिरती है, जिससे एक की होल दिखाई देता है। थोरिन तुरंत नक्शे के साथ आई चाबी लेता है और उसे चट्टान में रख देता है। जब वह उसे घुमाता है तो दरवाजे की रूपरेखा दिखाई देती है। बौने और हॉबिट धक्का देकर दरवाजा खोलते हैं और अपने सामने पहाड़ की गहराइयों में घूरते हैं। कंपनी के सामने पहाड़ का अंधेरा रास्ता खुला है। थोरिन आधिकारिक चोर बिल्बो को अंदर जाकर जासूसी करने के लिए नामांकित करता है। बिल्बो प्रवेश करता है, खुद को अदृश्य बनाने के लिए अपनी अंगूठी पर फिसल जाता है और स्मॉग की मांद में लंबे अंधेरे मार्ग से आगे बढ़ता है। वहां वह खजाने के ढेर पर सोते हुए शानदार भयानक ड्रैगन को देखता है। स्मॉग लाल और सुनहरे रंग का है। उसकी सांस तेज है, पंजे तेज हैं और उसकी खाल हीरे जैसी मजबूत है। बिल्बो बुरी तरह डरा हुआ है, लेकिन वह ढेरों में से एक सोने का कप लेने के लिए साहस जुटाता है। फिर वह वापस बौनों के पास जाता है, जो कप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बिल्बो की चोरी पर स्मॉग का ध्यान नहीं जाता, जो अपने खजाने का सावधानी पूर्वक हिसाब रखता है। जब वह जागता है तो यह जानकर क्रोधित हो जाता है कि कप गायब है। वह ज्वाला की सांस लेते हुए पहाड़ के चारों ओर उड़ता है और जब वह पहाड़ की तलहटी में कंपनी के टट्टुओं को देखता है तो वह टट्टुओं का पीछा करता है और उन्हें खा जाता है। इस बीच बौने और बिल्बो भयभीत होकर गुप्त मार्ग के अंदर छिप गए। थोड़ी देर के बाद स्मॉग अपनी मांद में लौट आता है और सो जाता है। हॉबिट ड्रैगन की मांद में लौटने के लिए साहस जुटाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ड्रैगन सोने का नाटक कर रहा है। भयानक प्राणी जाग रहा है और स्मॉग बिल्बो की प्रतीक्षा कर रहा है। हालांकि अंगूठी के कारण वह बिल्बो को नहीं देख सकता, स्मॉग बिल्बो को सूंघता है और उसका मजाक उड़ाते हुए स्वागत करता है। हालांकि बिल्बो चतुर है और स्मॉग को केवल पहेलियों में उत्तर देता है, जिससे ड्रैगन का इतना मनोरंजन होता है कि वह कुछ देर के लिए उसके गुस्से को शांत कर देता है। चतुराई से हॉबिट ने स्मॉग को उसकी मोटी चमड़ी वाले पेट का प्रदर्शन करने के लिए उकसाया, जिससे उसके बाएं स्तन के ऊपर स्मॉग के पपड़ीदार कवच में एक खुला पैच दिखाई दिया। ड्रैगन की क्रोधित लपटों से बचकर बिल्बो वापस मार्ग की ओर भागता है। हॉबिट बौनों को वह सब बताता है जो उसने सीखा है, जबकि एक थ्रश पास में बैठा है और सुन रहा है।
फिर उन्होंने एक बार फिर ड्रैगन की दहाड़ सुनी और हिमस्खलन के आने से ठीक पहले मार्ग का दरवाजा बंद कर दिया। वे पहाड़ के अंदर फंसे हुए हैं। स्मॉग बिल्बो की पहेलियों से अनुमान लगाता है कि कंपनी किसी तरह लेक टाउन के लोगों के साथ शामिल है, इसलिए वह प्रतिशोध लेने के लिए वहां जाता है। हॉबिट और बॉने अंधेरे मार्ग में तब तक दुबके रहते हैं जब तक कि वे इसे सहन नहीं कर पाते। वे धीरे धीरे स्मॉग के कक्ष की ओर बढ़ते हैं। जब बिल्बो यह निर्धारित कर लेता है कि जानवर चला गया है, तो बॉने पुराने समृद्ध समय को याद करते हुए प्रसन्नतापूर्वक खजाने की ओर भागते हैं। बिल्बो कुछ ही चीजें लेता है। उनमें से एक अर्केनस्टोन है, एक अतुलनीय रत्न जिसे थोरिन चाहता है, लेकिन हॉबिट अपने पास रखने का फैसला करता है। बिल्बो को मिथ्रिल से बना मेल का एक अद्भुत कोट भी मिला, जो एक आश्चर्यजनक रूप से मजबूत हल्की धातु है, जो चांदी या सोने की तुलना में दुर्लभ और अधिक मूल्यवान है। उत्साह कम हो जाने के बाद थोरिन कंपनी को पहाड़ के रास्तों से होते हुए रिवर रनिंग के स्रोत के मुख्य द्वार से बाहर ले जाता है। उन्हें अभी भी पता नहीं है कि स्मॉग के लौटने पर उसके साथ क्या करना है। इस बीच वे बुरी तरह से भूखे हैं, इसलिए वे पहाड़ से नदी के नीचे एक पुरानी गार्ड पोस्ट गुफा तक जाते हैं, जिसका उपयोग थोरिन के दादा थॉर के दिनों से नहीं किया गया है। वहां वे आराम करते हैं, खाते हैं और आश्चर्य करते हैं कि अजगर कहां चला गया। कथावाचक बिल्बो और पहाड़ पर बॉनों की कहानी सुनाना बंद कर देता है और स्मॉग पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि ड्रैगन प्रतिशोध लेने के लिए लेक टाउन की ओर उड़ता है। लेक टाउन के लोग ड्रैगन को बहुत दूर से आते हुए देखते हैं। कुछ लोग पहले सोचते हैं कि उसकी आग सोने से बहने वाली नदी है और आने वाली आग को बुझाने के लिए तीरंदाज और पानी की कई बाल्टी तैयार करते हैं। उनकी तत्परता से थोड़ी मदद मिलती है, क्योंकि स्मॉग शहर के ऊपर से उड़ता है और हर छत को आग लगा देता है। पुरुषों के तीर ड्रैगन की हीरे जैसी खाल से अनिर्हित तरीके से उछलते हैं। जब अधिकांश लोगों ने शहर छोड़ दिया, तो एक आदमी बार्ड, धनुर्धारियों का कप्तान, अपना आखिरी तीर तैयार करता है। अचानक एक थ्रश उसके कंधे पर बैठता है और उस भाषा में बोलता है जिसे वह समझ सकता है। पक्षी बार्ड को अपने बाएं स्तन के खोखले भाग में ड्रैगन के कमजोर स्थान पर नजर रखने के लिए कहता है। बार्ड देखता है, खुला पैच देखता है और अपना तीर चलाता है। यह ड्रैगन के कवच में दरार के माध्यम से गिरता है और उसके दिल में समा जाता है। जानवर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर पड़ता है और अपने मरते ही लेक टाउन के बाकी हिस्सों को नष्ट कर देता है। बार्ड सुरक्षित रूप से पानी में गोता लगाने और अपने बाकी लोगों में शामिल होने में कामयाब होता है, जो मृतकों और अपने खोए हुए शहर का शोक मना रहे हैं। कुछ लोग ड्रैगन को जगाने के लिए बॉनों को दोषी मानते हैं, लेकिन अधिकांश मानते हैं कि वे भी मर चुके हैं। तब झील के लोगों को लोनली माउंटेन के सोने की याद आती है और वे उत्सुकता से सोचते हैं कि इस धन से उनके शहर का पुनर्निर्माण कैसे किया जा सकता है। स्मॉग की मौत की खबर तेजी से फैलती है। यह दूर दूर तक पहुंचता है। एल्वेन किंग और कल्पित बॉनों की एक सेना को लाता है, जो सहायता देने के लिए लेक टाउन में रुकते हैं। फिर मनुष्य और कल्पित बॉने एक सेना में एकत्रित होते हैं और लोनली माउंटेन की ओर मार्च करते हैं। उनमें से अधिकांश लोग लावारिस छोड़े गए विशाल खजाने को खोजने की उम्मीद करते हैं। इस बीच थ्रश पहाड़ पर कंपनी में लौट आता है, यह देखते हुए कि वे इसकी बोली को नहीं समझ सकते। थ्रश एक बूढ़े कौवे को लाता है जो आम भाषा में बोल सकता है। यह पक्षी बिल्बो और बॉनों को स्मॉग की मृत्यु की सूचना देता है और वे आनंदित होते हैं। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक है, क्योंकि रैवेन मनुष्यों की विशाल सेना और उनकी ओर बढ़ते हुए कल्पित बॉनों का वर्णन करता है। साथ ही लेक टाउन के लोगों की पीड़ा का भी वर्णन करता है, जो निश्चित रूप से पहाड़ के विशाल खजाने में से कुछ हिस्से के हकदार हैं। थोरिन खजाने को अपनी विरासत मानता है और इसके लिए लड़ने की योजना बना रहा है। हालांकि लेक टाउन के लोगों को चाहे जो भी झेलना पड़ा हो, थोरिन के आदेश के तहत कंपनी पहाड़ पर पीछे हट जाती है और मुख्य द्वार पर एक दुर्जेय दीवार बनाकर इसे मजबूत करती है। वहां से वे बार्ड और कल्पित बौने के प्रतिनिधियों को आते हुए देखते हैं।
बार्ड ने उन्हें सूचित किया कि उसने स्मॉग को मार डाला और लेक टाउन नष्ट हो गया है। वह पूछता है कि बौने पहाड़ की संपत्ति को साझा करने में उदार हों, क्योंकि उन्होंने मनुष्यों की कीमत पर बहुत लाभ उठाया है। थोरिन ने साफ मना कर दिया। उसे लगता है कि उस पर इंसानों का कुछ भी बकाया नहीं है, क्योंकि सोना मूल रूप से उसके लोगों का था। बार्ड थोरिन को पुनर्विचार करने के लिए कुछ समय देता है, लेकिन थोरिन अपनी स्थिति नहीं बदलेगा। पहाड़ को घेर लिया गया, घोषित कर दिया गया है। अगर कल्पित बौने और पुरुष इसमें मदद कर सकते हैं तो किसी को भी अंदर या बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। बिल्बो अपनी ओर से खजाना खुशी से साझा करेगा। वह पूरे मामले से पूरी तरह हतोत्साहित है। हालांकि कोई भी बौना थोरिन से सवाल नहीं करता है और हॉबिट का बौनों के निर्णय में कोई कहना नहीं है। जैसे ही थोरिन आर्कनस्टोन की खोज जारी रखता है और बाकी बौने अपने दरवाजे पर डेरा डाले हुए सेनाओं के बारे में चिंतित होते हैं, बिल्बो फैसला करता है कि उसे मामलों को अपने हाथों में लेना होगा। अंगूठी की मदद से वह रात में पहाड़ से दूर झील के लोगों और लकड़ी के कल्पित बौनों के शिविर में घुस जाता है। वहां वह खुद को प्रकट करता है और नेताओं बार्ड और एल्वेन किंग के सामने लाया जाता है। बेशक उन्हें उस पर संदेह है, लेकिन जब बिल्बो अपने गुप्त हथियार आर्केनस्टोन का खुलासा करता है तो वे शांत हो जाते हैं। वह इसे थोरिन के खिलाफ सौदेबाजी के साधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बार्ड को स्वतंत्र रूप से देता है। बार्ड और एल्वेन किंग आश्चर्यचकित हैं कि हॉबिट युद्ध को रोकने के लिए बौनों के गुस्से को भड़काने का जोखिम उठाएगा। वे उसे अपनी सुरक्षा के लिए शिविर में रहने के लिए कहते हैं, लेकिन बिल्बो पहाड़ पर लौटने का फैसला करता है। शिविर से बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात गैंडाल्फ से होती है, जो उसके बहादुरी भरे कार्यों के लिए उसे कंधे पर थपथपाता है। इस मार्मिक मामले का अंत देखने के लिए गैंडाल्फ अभी अभी अपने अन्य मामलों से आया है। नव आशान्वित बिल्बो चुपचाप पहाड़ पर वापस चला जाता है। सुबह में बार्ड दो दूतों के साथ थोरिन से शांतिपूर्ण समझौते को स्वीकार करने का अनुरोध करने के लिए लौटता है। जब बौना फिर से मना कर देता है तो बार्ड आर्केनस्टोन का खुलासा करता है, जो खजाने का एक हिस्सा है जिसे थोरिन बाकी सभी से ऊपर रखता है। थोरिन कुचला हुआ है और वह गुस्से में बिल्बो की ओर मुड़ता है जब हॉबिट को पता चलता है कि वह वही है जिसने बार्ड को खजाना दिया था। थोरिन हिंसक होने वाला है, लेकिन तभी एक दूत अपना लबादा उतार फेंकता है और खुद को गैंडाल्फ बताता है। जादूगर थोरिन को बिल्बो को बोलने देने का आदेश देता है। हॉबिट का दावा है कि आर्केनस्टोन को लेने में उसने खजाने का केवल अपना उचित हिस्सा लिया, जैसा कि चोर के रूप में उसके अनुबंध में निर्दिष्ट किया गया था। थोरिन के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वह गुस्से में पत्थर को वापस पाने के लिए खजाने का 14वां हिस्सा देने की पेशकश करता है। पुरुष और कल्पित बौने इससे संतुष्ट हैं। हालांकि थोरिन को गुप्त रूप से उम्मीद है कि आदान प्रदान करने से पहले उसके रिश्तेदार जो डेन के नेतृत्व में एक सेना के साथ युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहे हैं, बलपूर्वक पत्थर पर कब्जा करने में सक्षम होंगे। नई बौनी सेना कल्पित बौनों और पुरुषों को धमकाती है और वे युद्ध में शामिल होने ही वाले होते हैं कि पश्चिम से आकाश में अंधेरा छा जाता है। गैंडाल्फ उन्हें बताता है कि एक नया खतरा आ गया है, भूतों और वार्गों की एक सेना जो खजाना अपने लिए लेना चाहते हैं। इस प्रकार बौने, कल्पित बौने और मनुष्य 5 सेनाओं की लड़ाई कहलाने वाले भूतों और वार्गों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। अच्छी ताकतें जमकर लड़ती हैं, लेकिन गॉब्लिन और वार्ग भी उतने ही भयंकर हैं। बिल्बो पहाड़ पर रहता है, लड़ाई से थोड़ा हटकर, और देखता है कि कल्पित बौने और बौने पहले तो भूतों को भागने के लिए भेजते हैं, लेकिन फिर उन्हें शातिर वारग से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। थोरिन झील के लोगों के साथ उतनी ही ताकत से लड़ता है। हालांकि भूत धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाते हैं और बिल्बो को कल्पित बौने के शिविर में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो लगभग घिरा हुआ है। अंत निकट प्रतीत होता है जब हॉबिट की पैनी आंखें दूर के आसमान में कुछ देख रही होती हैं। बड़े ईगल युद्ध के मैदान की ओर उड़ रहे होते हैं।
हालांकि उसी क्षण पहाड़ से एक पत्थर गिरता है और बिल्बो के सिर पर लगता है और वह बेहोश हो जाता है। जब बिल्बो जागता है तब भी वह तेज सिरदर्द के साथ पहाड़ के किनारे पड़ा हुआ होता है, लेकिन अन्यथा उसे कोई नुकसान नहीं होता है। नीचे के शिविरों से वह देखता है कि उसके पक्ष ने भूतों और वॉर्ग्स के खिलाफ लड़ाई जीत ली है। एक आदमी बिल्बो की तलाश में आता है, लेकिन उसे तब तक नहीं ढूंढ पाता जब तक कि हॉबिट को अपनी जादुई अंगूठी उतारने की याद न आ जाए। बिल्बो को वापस शिविर में ले जाया जाता है, जहां गैंडाल्फ इंतजार कर रहा है और हॉबिट को जीवित देखकर प्रसन्न होता है। हालांकि इसमें भाग लेने के लिए दुखद व्यवसाय है। बिल्बो को थोरिन को विदाई देनी होगी, जो घातक रूप से घायल है। थोरिन बिल्बो से पहले कहे गए कठोर शब्दों के लिए क्षमा मांगता है। फिली और किली भी मारे गए हैं, लेकिन बाकी बौने बच गए हैं। गैंडाल्फ बिल्बो के लिए लड़ाई के अंत का वर्णन करता है। ईगल्स भूतों की गतिविधियों को देखते हुए ठीक समय पर आए और लड़ाई का रुख मोड़ दिया। फिर भी चीजें अभी भी बुरी हो सकती थीं यदि भालू के आकार में बड़े पैमाने पर और गुस्से में बेर्न की अचानक उपस्थिति न होती। इससे बाकी भूत तितर बितर हो गए और अब वे सभी या तो मर चुके हैं या छुपे हुए हैं। मृतकों को दफनाया जाता है और डेन को पहाड़ के नीचे नए राजा का ताज पहनाया जाता है। बौने झील के मनुष्यों और लकड़ी के बौनों के साथ शांति से रहते हैं। बार्ड लेक टाउन का नया मास्टर है और अपने हिस्से के खजाने से वह बिल्बो को एक अच्छी रकम देता है। जल्द ही हॉबिट के घर लौटने का समय हो गया है। वह गंडाल्फ और बियॉर्न के साथ मिर्कवुड के आसपास उत्तर की ओर लंबा रास्ता तय करते हुए यात्रा करता है, क्योंकि कोई भी चीज उसे दोबारा उस जंगल में प्रवेश करने के लिए राजी नहीं कर सकती। वे कठोर सर्दियों का अधिकांश समय बियॉर्न के घर पर खूब दावतों और मौज मस्ती के साथ बिताते हैं। वसंत ऋतु में वे रिवेंडेल की ओर बढ़ते रहते हैं। वहां गैंडाल्फ और एलरोंड अतीत और वर्तमान के महान कार्यों की कई कहानियों का आदान प्रदान करते हैं, जबकि बिल्बो आराम और कल्पित बौने के जादू के माध्यम से अपनी थकान और घावों से उभरता है। बिल्बो को पता चलता है कि गैंडाल्फ ने मिर्कवुड के पास कंपनी क्यों छोड़ी। वह नेक्रोमेंसर को जंगल से बाहर निकालने के लिए जादूगरों की परिषद के साथ लड़ रहा था। अंत में बिल्बो और गैंडाल्फ सड़क के आखिरी लंबे हिस्से की यात्रा करके वापस हॉबिट भूमि पर पहुंचते हैं। अपने घर के पास पहुंचकर बिल्बो को एक बुरा आश्चर्य मिलता है। उसे मृत मान लिया गया है और उसकी पहाड़ी की सामग्री की नीलामी की जा रही है। हालांकि वह नीलामी पर रोक लगा देता है और अपने अधिकांश कीमती सामान वापस पा लेता है, लेकिन बिल्बो को अन्य हॉबिट्स द्वारा फिर कभी स्वीकार नहीं किया जाता है। वे उसके साहसिक कार्य को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और सोने और ड्रैगन और युद्ध की कहानियों के साथ उसकी वापसी केवल हॉबिट्स के संदेह की पुष्टि करती है कि बिल्बो उसके सिर पर हावी हो गया है। इस बिल्बो को कोई आपत्ति नहीं है। अब जब उसके पास एक जादूगर, कल्पित बौने और कभी कभार बौना उससे मिलने आता है, तो उसे सम्मानजनक हॉबिट्स की संगति की ज्यादा परवाह नहीं है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास अभी भी उसकी केतली, उसका पाइप और बैग एंड स्थित उसके घर की सभी सुख सुविधाएं हैं। कोई खुद को कैसे साबित कर सकता है कि उसके पास साहसिक सपनों को हासिल करने के लिए आवश्यक कौशल और गुण हैं? कोई व्यक्ति कैसे प्रदर्शित कर सकता है कि वह विश्वास और मित्रता के योग्य है? ये प्रश्न उस संघर्ष को दर्शाते हैं जिसका सामना बिल्बो बैगिंस को द हॉबिट में करना पड़ता है, जब गैंडाल्फ आत्मविश्वास से उसे एक साहसिक कार्य पर भेजता है। रास्ते में बिल्बो को अपने मूल्यों, कौशल और साहस का पता चलता है। यात्रा से पता चलता है कि वीरता और ताकत हर किसी के भीतर निहित है और इन आंतरिक भंडार तक पहुंचने का एक तरीका जीवन की चुनौतियों का सामना करना है, भले ही वे जोखिम लाएं। बिल्बो एक अनिच्छुक नायक है जो वस्तुतः उकसाने वाली घटना पर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। जब उसे साहसिक कार्य करने का मौका मिलता है तो वह अपने घर चला जाता है। बिल्बो की कायरता और जोखिम लेने की अनिच्छा उस अव्यक्त वीरता का विरोध करती है जिसे बाहरी घटनाएं उसे प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करेंगी।
उनके आंतरिक संघर्ष से पता चलता है कि उन्हें अपनी वीरतापूर्ण क्षमता को खोजने के लिए अपने डर पर काबू पाना होगा। जैसे ही बढ़ती कार्रवाई शुरू होती है, बिल्बो द्वारा बंद किया गया दरवाजा यात्रा करने वाले साथियों के लिए खुलता है, जिनकी कहानियां और गीत बिल्बो को अपना आरामदायक घर छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्बो को असुरक्षा और आत्मसंतुष्टि से धीमी गति से उभरने के अवसर मिलते हैं। हालांकि वह हमेशा सफल नहीं होता है। वह ट्रोल्स के साथ मुठभेड़ में चोर के रूप में अपने कौशल की पहली परीक्षा में विफल हो जाता है। पूरी पार्टी को पकड़ लिया गया है और केवल गंडालफ की वापसी ही उन्हें बचाती है। फिर भी बिल्बो एक चाबी चुरा लेता है और उसे एक तलवार मिल जाती है। जैसे जैसे पार्टी यात्रा करती है, खतरा बढ़ता जाता है और अनिच्छुक नायक अपने आरामदायक घर की लालसा करता है एन आखिरी बार। लेकिन बढ़ती कार्रवाई उसे प्रभावित करती है और प्रत्येक मील शायर से परे दुनिया के बारे में बिल्बो की समझ को बढ़ाती है। यहाँ तक कि छोटे छोटे पहाड़ भी उससे विस्मित हो जाते हैं और रिवेंडेल उसमें एल्विश तरीकों के प्रति प्रेम जगाता है। मिस्टी पर्वत में पार्टी गैंडालफ की मदद से फिर से भूतों से बाल बाल बच जाती है, लेकिन उन्मत्त हाथापाई में बिल्बो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और अंधेरे में जाग जाता है। अब उसे खुद पर भरोसा करना होगा। गोलम के साथ उसकी मुठभेड़ उसकी बुद्धि और तंत्रिकाओं की लगभग परीक्षा लेती है, लेकिन जो अंगूठी उसे मिलती है वह उसे भागने में मदद करती है। हालांकि अंगूठी एक वरदान प्रतीत होती है, इसकी शक्ति बिल्बो की ईमानदारी की परीक्षा लेगी। बिल्बो के चरित्र विकास के माध्यम से टॉलकिन सुझाव देते हैं कि वीरतापूर्वक अभिनय करने में न केवल खुद पर भरोसा करना शामिल है, बल्कि दोस्तों और समर्थकों पर भी भरोसा करना शामिल है। हॉबिट अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, लेकिन वह शायद ही अभी तक एक नायक है, जैसा कि वह साबित करता है जब वह अंगूठी और अपने भागने की असली कहानी छुपाता है। हालांकि वह सीखता है कि साहसिक व्यवसाय में सहयोगी मायने रखते हैं। गैंडाल्फ, एलरॉन्ड, ईगल्स और बियॉर्न पार्टी को बचाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं या उसे प्रदान करते हैं। जब पार्टी इन शक्तिशाली सहयोगियों के बिना मिर्कवुड में प्रवेश करती है तो चिंता बिल्बो को परेशान करती है। उसकी वीरता की कहानी तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब उसे एक विशाल मकड़ी को मारने के लिए मजबूर किया जाता है। वह अपनी तलवार का नाम स्टिंग रखता है और खुद को बहुत अधिक उग्र और साहसी महसूस करता है। टॉलकिन ने फिर से बिल्बो के डरपोक, आत्मसंतुष्ट खोल से उभरने पर जोर देने के लिए नायकों द्वारा अपनी तलवारों के नामकरण की लोक कथा परंपरा का उपयोग किया। वह बुद्धिमत्ता के साथ साहस का पालन करता है, मकड़ियों को लुभाता है ताकि वह बौनों को मुक्त कर सके। जब एल्वेन किंग उन्हें कैद कर लेता है तो बौने एक कैद से दूसरी कैद का सौदा करते हैं, लेकिन बिल्बो भागने की एक और योजना लेकर आता है। अब बिल्बो वह समझदार सहयोगी है जिसके बिना बौनों की खोज एल्वेन किंग की कालकोठरी में समाप्त हो जाएगी और बौने अंततः अपने चोर का सम्मान करते हैं। यह बिल्बो ही है जो गुप्त दरवाजा खोलने के लिए मानचित्र की पहेली को याद करता है, स्मॉग को खोजने के लिए अंदर जाता है और सुनहरा कप ले लेता है। फिर से बिल्बो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, स्मॉग को उसकी एकमात्र भेद्यता प्रकट करने के लिए धोखा देता है। लेकिन बिल्बो की चतुर पहेली भरी बातें स्मॉग के संदेह को जगा देती हैं और स्मॉग लेक टाउन को दंडित करने के लिए अपना खजाना छोड़ देता है। अंततः बौने खजाने को देख सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं और प्रत्येक कुछ वस्तुएं ले लेता है। बिल्बो अनजाने में दो महत्वपूर्ण वस्तुओं को चुनता है, मिथ्रिल शर्ट और आर्केना स्टोन। ये जानते हुए कि थोरिन अन्य सभी चीजों से ऊपर पत्थर चाहता है, बिल्बो इसे छुपाता है, जिससे सोने के लालची बौनों के प्रति बिल्बो के अविश्वास का पता चलता है। जैसे जैसे बिल्बो की बुद्धि बढ़ती है, बौने और अधिक लापरवाह हो जाते हैं। उपन्यास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचते ही लालच बिल्बो को घेर लेता है। बर्बाद शहर के लोग थोरिन और बौने और एल्वेन किंग सभी खजाना चाहते हैं जो महान युद्ध की ओर ले जाता है। हालांकि बिल्बो, जिसके अनुभवों ने अधिक ज्ञान प्राप्त किया है, निराश हो जाता है और खजाने को त्याग कर घर जाना चाहता है।
थोरिन के निर्णयों पर उनकी निराशा और बॉनो के लालच से पता चलता है कि बिल्बो क्या महत्व देता है। शांति, कारण और निष्पक्षता। बिल्बो बॉनो के साथ अपना गठबंधन तोड़ देता है और वही करना चुनता है जो सही है। वह आर्केनस्टोन को बार्ड के पास ले जाता है। लड़ाई का परिणाम कहानी के समाधान की शुरुआत का प्रतीक है। खजाने के विश्वासघाती आकर्षण से मुक्त होकर थोरिन ने हॉबिट के साहस और चतुराई के उल्लेखनीय मिश्रण को स्वीकार करते हुए बिल्बो की हार्दिक प्रशंसा की। दुखद रूप से थोरिन ने अपने घावों के कारण दम तोड़ दिया और बिल्बो को अपने साधारण निवास में लौटने के लिए छोड़ दिया। हालांकि एक मनोरंजक निष्कर्ष बिल्बो की कहानी के अंतिम अध्याय के रूप में कार्य करता है और प्रभावी रूप से इसके अंतिम समाधान को रेखांकित करता है। गैंडाल्फ स्वयं बिल्बो की बुद्धिमत्ता की पुष्टि करता है, उस भारी उथल पुथल को पहचानता है जिसने आर्केनस्टोन के लिए उसकी अतृप्त इच्छा के कारण थोरिन को खा लिया था। पागलपन की कगार पर पहुंचकर थोरिन अपनी सेना को न केवल कल्पित बौने बल्कि मनुष्यों के खिलाफ भी विनाशकारी युद्ध में ले जाता है। हालांकि भूतों का एक अप्रत्याशित हमला इन पूर्व दुश्मनों को एकजुट होने और एक आम दुश्मन के खिलाफ एक साथ लड़ने के लिए मजबूर करता है। इस अशांत दृश्य में बिल्बो देखता रहता है। उसका दिल दुख और थकान से भारी है। एक बार फिर अपने प्रिय शायर की शांति और शांति के लिए तरस रहा है। बैग एंड की सीमा के भीतर बिल्बो को गलती से निधन मान लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अवसरवादी पड़ोसियों ने उत्सुकता से उसकी संपत्ति बेच दी। एक समय बिल्बो और कुछ हॉबिट्स के बीच तनावपूर्ण रिश्तों का उस पर भारी असर पड़ा होगा, क्योंकि शायर के भीतर उसकी प्रतिष्ठा बहुत महत्व रखती थी। फिर भी अपने द्वारा झेले गए परीक्षणों के माध्यम से बिल्बो को अपने वास्तविक मूल्यों की गहरी समझ प्राप्त हुई है। उसने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि कैसे घमंड दोस्ती के बंधन को तोड़ सकता है, जिससे उसमें खुद को और अधिक साबित करने की कोई इच्छा नहीं रह जाती है। अब वह शांति और संतुष्टि का जीवन अपनाता है। इसे अस्तित्व द्वारा प्रदान किया जा सकने वाला अंतिम पुरस्कार मानता है।